परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे। ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या पढ़ रहे थे? ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। तो देखो परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब वह दाब है जो शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी तरफ जाने से रोकता है। जैसे मान लो ये एक अर्धपारगम्य जल, एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या है ये? अर्धपारगम्य झिल्ली। इस तरफ कोई विलयन है। क्या है इस तरफ? विलयन। इस विलयन में क्या क्या उपस्थित है? विलेय और विलायक। क्या क्या उपस्थित है? विलेय और विलायक। ठीक। और इस तरफ हमारे पास में विलायक उपस्थित है। विलायक मतलब शुद्ध जल उपस्थित है। इस तरफ विलयन है, विलयन में विलेय और विलायक दोनों होते हैं। विलेय मतलब जो भी घुला हुआ होगा वो, और विलायक मतलब जल। और इस तरफ हमारे पास में शुद्ध विलायक यानी कि जल उपस्थित है। तो हमने इस विलायक को और इस विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर वह होता है जो विलयन में उपस्थित विलायक को, विलायक मतलब जल को, दूसरी ओर मतलब इधर विलायक की ओर आने से, विलायक की ओर आने से जो रोकने वाला जो दाब है वही क्या कहलाता है? परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। देखो किसी भी विलयन का जो परासरण दाब जो होता है वो विलायक की तुलना में, किसी भी विलयन का जो परासरण दाब होता है वो विलायक की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। जहां पर जल की मात्रा कम होगी उस जगह परासरण दाब अधिक होता है। तो विलयन में जल की मात्रा क्या है? कम है। जबकि विलायक तो प्योर जल है, ये तो इसमें तो जल की मात्रा ज्यादा होगी। किसकी तुलना में? इस विलयन की तुलना में। तो शुद्ध जल का जो परासरण दाब होता है वो विलयन की तुलना में क्या होता है? कम होता है। यानी विलयन का परासरण दाब विलायक या शुद्ध जल की तुलना में अधिक होता है। विलयन का परासरण दाब क्या होता है? अधिक होता है। और विलायक का परासरण दाब क्या होता है? कम होता है। तो वह दाब जो इस विलयन से इस विलायक की ओर जल को आने से रोकता है वह दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। जो ये परासरण दाब होता है ये किसी, मान लो कोई विलायक है, ये दोबारा देखो इधर, विलायक क्या है? ये विलायक। और इसमें हमने कोई विलेय मिला दिया, विलेय मिला दिया तो ये क्या बन गया? यहाँ पर विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विलयन। जैसे ही किसी विलायक में विलेय मिला देंगे तो विलयन बन जाएगा। और ये क्या हो गया? विलेय प्लस विलायक हो गया। विलेय प्लस विलायक मिलकर क्या बनता है? विलयन बनता है। तो जो परासरण दाब होता है वो किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की जो कणों की संख्या होती है उसके समानुपाती होता है। यानी किसी विलयन में जितने ज्यादा विलेय उपस्थित होगा उतना ही ज्यादा उसका परासरण दाब होगा। किसी भी विलयन में जितना ज्यादा विलेय उपस्थित होगा उस विलयन का परासरण दाब उतना ही अधिक होगा। तो वह दाब जो शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी तरफ प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है उसे क्या कहते हैं? हम परासरण दाब कहते हैं। और किसी भी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करने पर विलयन में उपस्थित जो अधिकतम दाब होता है वही क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। तो विलयन में उपस्थित जो अधिकतम दाब होगा वो क्या कहलाएगा? परासरण दाब। जो विलायक को, विलायक मतलब इस विलयन में जो जल उपस्थित है उसको इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर दूसरी ओर जाने से रोकता है वही क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाता है। और किसी भी विलयन का जो परासरण दाब होता है वो विलेय की संख्या के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? विलेय की संख्या के समानुपाती होता है। किसी विलयन का जो परासरण दाब वो विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। देखो इधर जैसे हमने दो विलयन ले लिए ए और बी, ये बी विलयन है और उधर ए विलयन है। इस विलयन में भी क्या क्या उपस्थित है? विलेय और विलायक। भाई विलयन जो है किस किस से मिलकर बनता है? विलेय और विलायक से। किस किस से मिलकर बनता है? विलेय और विलायक से। किसी भी विलयन का जो परासरण दाब होता है
वो विलेय के अणुओं की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। मान लो हमारे पास देखो इधर, हाँ तो हम बात कर रहे थे किसी भी विलयन का जो परासरण दाब होता है वो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या के समानुपाती। मान लो हमारे पास में ये दो विलयन है ए और बी। ए विलयन जो है इसमें मान लो हमारे पास में 5 लीटर जल है। क्या है, 5 लीटर जल, और हमने इसमें जो विलेय मिलाया है वो मान लो हमने इसमें 1 kg 1 किलोग्राम चीनी मिला दी हमने। इसमें क्या मिला दी, 1 किलोग्राम चीनी। दूसरा जो विलयन है इसमें भी हमारे पास में 5 लीटर जल उपस्थित है, लेकिन हमने इसमें जो चीनी मिलाई वो है 2 kg, यानी 2 किलोग्राम हमने इसमें क्या मिला दी, चीनी मिला दी। ठीक, तो जो परासरण दाब है वो बी का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि परासरण दाब विलेय पदार्थ के कणों की संख्या के समानुपाती होता है, या विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। क्या, परासरण दाब। तो यहां पर ए और बी विलयन में से बी का परासरण दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, और ए का परासरण दाब क्या होगा, कम होगा। ए का परासरण दाब क्या होगा, कम होगा, और बी का परासरण दाब ज्यादा होगा। आवाज आ रही है ना, सिंबल दिखाओ आवाज आ रही हो तो। हाँ देखो, बी का परासरण दाब क्या होगा, अधिक होगा, और ए का क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विलेय पदार्थ जो है कम है और यहाँ पर विलेय पदार्थ जो है वो ज्यादा है। तो अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। किसके अणुओं की संख्या, विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है क्या, परासरण दाब। तो बी विलयन का परासरण दाब अधिक होगा और ए विलयन का परासरण दाब कम होगा। तो यहाँ पर जल किधर से किधर जाएगा, किसका परासरण दाब ज्यादा है, बी का, और ए का परासरण दाब क्या है, कम। तो जिधर जल कम है उधर परासरण दाब क्या है, ज्यादा है। तो इधर जल कम है, कम का मतलब दोनों की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर 2 किलोग्राम विलेय है और यहाँ पर 1 किलोग्राम विलेय है। जल तो दोनों जगह ही 5 लीटर है, लेकिन सांद्रता को अपन देखें तो यहाँ चीनी ज्यादा है या विलेय ज्यादा है और इधर विलेय कम है। तो जल जो है ए से बी की ओर जाएगा। बी का परासरण दाब ज्यादा है और ए का परासरण दाब कम है। तो परासरण दाब जो होता है किसी विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती होता है। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया हो तो डन करो, सिंबल दिखाओ समझ में आ गया हो तो, सिंबल दिखाओ समझ में आया हो तो। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो जो परासरण दाब होता है, परासरण दाब होता है उसके कारण जल जो है किसी कोशिका के अंदर जाता है या किसी विलयन के अंदर जाता है। जैसे मान लो कोई कोशिका है, क्या है, कोई कोशिका है, इस कोशिका के अंदर परासरण की क्रिया के कारण जल अंदर जा रहा है। तो जैसे जैसे इस कोशिका के अंदर जल अंदर जाता जाएगा वैसे वैसे ये कोशिका स्फीत होती जाएगी। स्फीत का मतलब फूलती जाएगी, स्फीत का मतलब होता है फूलना। तो परासरण दाब के कारण ही स्फीति दाब स्फीति दाब होता है भाई। किसके कारण, परासरण दाब के कारण ही। क्यों, क्योंकि परासरण के कारण ही जल क्या होता है, अंदर जाता है, और अंदर जाएगा तो कोशिका क्या होगी, स्फीत हो जाएगी। स्फीत मतलब फूल जाएगी। ठीक, और शुद्ध जल का जो परासरण दाब होता है वो 0 होता है, शून्य होता है। शुद्ध जल का परासरण दाब क्या होगा, हमेशा 0 शून्य होगा। कैसा होगा, शून्य। क्यों, क्योंकि उसमें शुद्ध जल में तो परासरण दाब होगा ही नहीं। कारण ये क्योंकि वो तो खुद जल है। अब जल में, और जल को क्या जल की आवश्यकता होगी, इसलिए शुद्ध जल का जो परासरण दाब होता है वो शून्य होता है, 0 होता है। और जल हमेशा कम परासरण सांद्रता से अधिक परासरण सांद्रता की ओर गमन करता है। या जल जो होता है हमेशा कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर गमन करेगा। ध्यान रखना, जिधर जल की कमी होगी उधर परासरण दाब अधिक होगा, जिधर जल की अधिकता होगी उधर परासरण दाब कम होगा। और जल हमेशा कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर जाएगा। और परासरण दाब को मापने के लिए ओस्मोमीटर नामक एक उपकरण आता है, उसका उपयोग किया जाता है। काय के लिए, परासरण दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ओस्मोमीटर का। ये समझ में आ गया, सिंबल दिखाओ अगर समझ में आ गया हो तो।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो प्रकृति जो होती है, प्रकृति में अलग अलग प्रकार का वातावरण पाया जाता है। तो उस अलग अलग वातावरण के अनुसार जो परासरण दाब होता है वो भी अलग अलग होता है पादपों में। जैसे कि हाइड्रोफाइट जो होते हैं, हाइड्रोफाइट जो पादप होते हैं इनको जलोदभिद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलोदभिद। एक होता है हाइड्रोफाइट के बाद में मिजोफाइट। मिजोफाइट मतलब समोद्भिद। मिजोफाइट मतलब समोद्भिद। उसके बाद एक होता है जीरोफाइट। जीरोफाइट मतलब मरूदभिद, मरूदभिद। और एक होता है हेलोफाइट। हेलोफाइट, हेलोफाइट का मतलब होता है लवणोदभिद भिद। तो ये इस टाइप के 4 प्रकार के वातावरण होते हैं। तो प्रकृति में ये 4 टाइप के जो वातावरण होते हैं इनमें पाए जाने वाले पादपों में जो परासरण दाब होता है वो अलग अलग होता है। भाई कैसा होता है? अलग अलग होता है। जो जलोदभिद पौधे होंगे इनका परासरण दाब सबसे कम होगा, समोद्भिद का जलोदभिद से ज्यादा होगा, मरूदभिद का समोद्भिद से भी ज्यादा होगा, मरूदभिद का परासरण दाब समोद्भिद से भी ज्यादा होगा, और लवणोद्भिद का सबसे ज्यादा होगा। तो जो परासरण दाब होता है वो लवणोद्भिद का सबसे ज्यादा होता है। किसका? लवणोद्भिद का परासरण दाब सर्वाधिक होता है। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? देखो प्रकृति में जो वातावरण अलग अलग होता है उसके अनुसार पादपों में जो परासरण दाब होता है वो अलग अलग होता है। किसमें? अलग अलग वातावरण में पाए जाने वाले पादपों में परासरण दाब जो होता है, परासरण दाब जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे जलोदभिद पादप जो होते हैं इनका परासरण दाब सबसे कम होता है, समोद्भिद पादप का परासरण दाब उससे अधिक होता है, मरूदभिद का उससे अधिक होता है, और लवणोद्भिद लवणीय भूमि में पाए जाने वाले जो प्लांट होंगे उनका जो परासरण दाब होगा वो सर्वाधिक होगा। कारण क्योंकि लवणीय भूमि में जो जल होगा या लवणीय भूमि में जो पौधे होंगे उनमें लवण की मात्रा अधिक होगी, और लवण की मात्रा अधिक होगी तो परासरण दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। दोबारा एक बार और समझ लो। प्रकृति में पाए जाने वाले वातावरण जो होते सर हैं चिपक रहा है उन बीच बीच में। वातावरण में जो पौधे पाए जाते हैं उनका परासरण दाब अलग अलग होता है। सर्वाधिक परासरण दाब जो होता है लवणीय भूमि में या लवणोद्भिद वातावरण में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनका परासरण दाब सर्वाधिक होता है। मरुदभिद जो पौधे होते हैं उनका परासरण दाब लवणोद्भिद से कम होता है पर समोद्भिद और जलोद्भिद से अधिक होता है। इस प्रकार से समोद्भिद जो पौधे होते हैं उनका जो परासरण दाब होता है वो मरोद्भिद और लवणोद्भिद दोनों से कम होता है, लेकिन जलोद्भिद से ज्यादा होता है। और जलोद्भिद जो पादप होते हैं उनका परासरण दाब सबसे कम होता है। तो सर्वाधिक परासरण दाब कहां पाया जाएगा? लवणीय भूमि में। और सबसे कम परासरण दाब कहां पाया जाएगा? जलीय भूमि जो होती है या जलोद्भिद पादप जो होते हैं उनमें सर्वाधिक परासरण दाब होगा। उनमें क्या होगा? सर्वाधिक परासरण दाब होगा। ये समझ में आया? सिंबल दिखाओ, समझ में आ गया हो तो सिंबल दिखाओ। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये था पहला, विभिन्न प्रकार के जो दाब थे या विभिन्न प्रकार के जो दाब होते हैं कोशिका में उनमें अपन पहला दाब पढ़ चुके हैं परासरण दाब। परासरण दाब जो है विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती होता है और ये जल को दूसरी तरफ जाने से रोकता है। दूसरा दाब पढ़ेंगे अब हम स्फीति दाब। कौन सा दाब? स्फीति दाब। स्फीत का मतलब होता है फूलना। स्फीत का मतलब क्या होता है? फूलना। नंबर 2 स्फीति दाब। स्फीति दाब को टर्गर प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टर्गर प्रेशर। और स्फीति दाब को शॉर्ट में टीपी लिखते हैं। टीपी का मतलब टर्गर प्रेशर।
परासरण दाब को शॉर्ट में ओपी लिखते हैं, ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, और स्फीति दाब को जो है शॉर्ट में क्या लिखते हैं, टर्गर प्रेशर। क्या लिखते हैं, टर्गर प्रेशर। ध्यान रखना, ये शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर को ओपी बोलते हैं, या परासरण दाब को ओपी बोलते हैं शॉर्ट में, और जो स्फीति दाब होता है इसको शॉर्ट में टीपी बोलते हैं। टीपी का मतलब टर्गर प्रेशर। देखो इधर ध्यान से समझना इसको, टर्गर प्रेशर को। जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, क्या है ये, कोशिका। ये कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य, इस कोशिका में अंतःपरासरण की क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया, अंतःपरासरण। और अंतःपरासरण की क्रिया कब होती है, जब किसी पादप कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखते हैं तो अंतःपरासरण की क्रिया होती है। अब मान लो इस कोशिका में अंतःपरासरण की क्रिया हो रही है, या हमने इस सामान्य कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रख दिया, तो इसमें अंतःपरासरण की क्रिया होगी। अंतःपरासरण मतलब इसमें जल अंदर जाने लगेगा। जैसे जैसे जल इस कोशिका के अंदर जाता जाएगा ये फूलने लगेगी। फूलने मतलब स्फीत होने लगेगी। और जब ये फूलेगी या स्फीत होगी तो इसकी जो कोशिका झिल्ली होगी, ध्यान से समझना, ये कोशिका झिल्ली, ये क्या है, कोशिका झिल्ली। और बाहर वाली क्या है, कोशिका भित्ति। बाहर वाली क्या है, कोशिका भित्ति। तो देखो जैसे जैसे अंतःपरासरण के द्वारा जल इस कोशिका के अंदर जाएगा, इस कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर, अंदर क्या होता है, कोशिका झिल्ली, बाहर क्या होता है, कोशिका भित्ति। तो कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर एक दाब लगेगा। तो ये जो दाब होगा ना, ये किधर से किधर लगेगा, अंदर से बाहर की ओर। किधर से किधर लग रहा है, अंदर से बाहर की ओर। अंदर से बाहर कैसे, कोशिका झिल्ली से कोशिका भित्ति पर दाब लगेगा। तो यानी अंदर से बाहर की ओर लगेगा, यानी अपकेंद्रीय दिशा में। कौन सी दिशा में, अपकेंद्रीय दिशा में। अपकेंद्रीय मतलब अंदर से बाहर की ओर कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर एक दाब लगेगा। उस दाब को स्फीति दाब कहते हैं। दोबारा समझना, तब किसी सामान्य कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है, या मान लो किसी सामान्य कोशिका में अंतःपरासरण की क्रिया द्वारा जल अंदर जा रहा है, तो जब इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे जल अंदर जाता जाएगा, इसमें स्फीति अवस्था बढ़ती जाएगी। इसकी मतलब ये फूलती जाएगी कोशिका। और जैसे जैसे कोशिका फूलेगी यानी स्फीत होगी, तो कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर यानी अंदर से बाहर की ओर अपकेंद्रीय दिशा में लगने वाला जो दाब होता है उसे बोलते हैं टर्गर प्रेशर या स्फीति दाब, और इसको शॉर्ट में टीपी लिखते हैं। तो ध्यान रखना, टीपी जो होता है, टर्गर प्रेशर जो होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा लगाया जाता है कोशिका भित्ति पर। या हम यूं बोल सकते हैं, ये दाब जो होता है इसमें जीव द्रव्य का भी शामिल है भाई। जीव द्रव्य फूलेगा तो जीव द्रव्य जैसे जैसे बढ़ेगा तो कोशिका झिल्ली बढ़ेगी, और कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर एक दाब लगेगा। तो ध्यान रखना, टर्गर प्रेशर कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर लगता है, और यह हमेशा अंदर से बाहर की ओर लगता है, यानी अपकेंद्रीय दिशा में लगता है। तो कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर लगने वाला जो दाब होगा उसी को हम टर्गर प्रेशर या स्फीति दाब कहते हैं। ये समझ में आया, टर्गर प्रेशर। सिंबल दिखाओ समझ में आया हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो टर्गर प्रेशर क्या है, आपके सीट में भी इसकी डेफिनेशन है। सजीव पादप कोशिका जो होती है उसमें अंतःपरासरण के कारण कोशिका का आयतन बढ़ने लगता है। आयतन बढ़ेगा मतलब स्फीत होगी, ये फूलने लगेगी, आयतन बढ़ने लगता है, जिसके कारण कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर अंदर से बाहर की ओर यानी अपकेंद्रीय दिशा में लगने वाला जो दाब होगा उसी को क्या बोलते हैं, हम स्फीति दाब बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्फीति दाब। तो देखो स्फीति दाब मतलब, स्फीत का मतलब होता है फूलना, तो स्फीति दाब हमेशा स्फीति अवस्था में होगा। स्फीति अवस्था मतलब फूली हुई अवस्था में। कल हमने जीव द्रव्य कुंचन पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो। जीव द्रव्य कुंचन में क्या हुआ था, कोशिका का सारा जल बाहर निकल गया था, और कोशिका का सारा जल बाहर निकल गया था और जीव द्रव्य सिकुड़कर इस तरह से एक जगह इकट्ठा हो गया था। इकट्ठा मतलब ये सलत कोशिका है। सलत का मतलब होता है सिकुड़ी हुई कोशिका। कैसी कोशिका है ये, सलत कोशिका।
और ये कौन सी कोशिका है, मान लो स्फीत कोशिका है। ये कौन सी कोशिका है, ये स्फीत कोशिका। स्फीत मतलब फूली हुई कोशिका। तो जो टर्गर प्रेशर जो होता है या स्फीति दाब जो होता है वो हमेशा फूली हुई कोशिका में होगा। किसमें होगा, फूली हुई कोशिका में। और सलत कोशिका जो होती है जिसका जल पूर्ण रूप से बाहर निकल चुका है, जीव द्रव्य कुंचन की क्रिया द्वारा जिस कोशिका का जल बाहर निकल गया या उसने पूर्ण रूप से जल को त्याग दिया, ऐसी कोशिका कहलाती है सलत कोशिका या सिकुड़ी हुई कोशिका। तो जो ये सलत कोशिका या सिकुड़ी हुई कोशिका जो होती है ना, इसका जो स्फीति दाब होगा या टर्गर प्रेशर जो होगा वो होगा शून्य। क्या होगा, शून्य। क्यों होगा, क्योंकि ये तो सिकुड़ी हुई है, सलत कोशिका है, तो इसकी कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर दाब नहीं लगा पाएगी। सलत कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होगी वो कोशिका भित्ति पर दाब नहीं लगा पाएगी। क्यों, क्योंकि वो स्फीत है ही नहीं, तो उसका जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली को या उसका आयतन नहीं बढ़ेगा, वो तो सिकुड़ गया। सिकुड़ गया तो कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर कोई दाब नहीं लगेगा। तो सलत कोशिका का जो स्फीति दाब होता है वो हमेशा 0 होता है, शून्य होता है। ध्यान रखना, ये स्फीति दाब हमेशा कोशिका की स्फीत अवस्था में होगा और अंदर से बाहर की ओर लगेगा, अपकेंद्रीय दिशा में, कोशिका झिल्ली से कोशिका भित्ति पर लगेगा। तो टर्गर प्रेशर या स्फीति दाब होता है वो हमेशा स्फीत अवस्था में होगा, कोशिका की फूली हुई अवस्था में। और किधर से किधर लगेगा, ये अंदर से बाहर की ओर। और किससे लगेगा, कोशिका झिल्ली से। किस पर लगेगा, कोशिका भित्ति पर। और सलत अवस्था में या सिकुड़ी हुई अवस्था में स्फीति दाब जो होता है हमेशा 0 होता है। ध्यान रखना, सलत कोशिका का जो स्फीति दाब होगा वो 0 होगा। तो ये दूसरा दाब था स्फीति दाब। स्फीति दाब समझ में आया, स्फीति दाब समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भित्ति दाब की। कौन से दाब की, भित्ति दाब। भित्ति दाब को बोलते हैं वाल प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको, वाल प्रेशर। तीसरा दाब जो है कोशिका में लगने वाला वो है भित्ति दाब। कौन सा दाब, भित्ति दाब। और भित्ति दाब जो होता है इसको वाल प्रेशर भी बोलते हैं। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं WP। ध्यान रखना, ये शॉर्ट फॉर्म जरूर ध्यान रखना। प्रसरण दाब को तो OP ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, स्फीति दाब को TP टर्गर प्रेशर बोलते हैं, और भित्ति दाब को WP वाल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाल प्रेशर। देखो वापस, ये कोशिका है एक, क्या है, ये एक कोशिका, और ये इसकी कोशिका झिल्ली। बाहर वाली तो क्या है, ये कोशिका भित्ति। क्या है बाहर वाली, कोशिका भित्ति। और अंदर वाली क्या है, ये कोशिका झिल्ली। क्या है, कोशिका झिल्ली। देखो वाल प्रेशर को समझने से पहले हम वापस एक बार और स्फीति दाब या टर्गर प्रेशर की बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं हमेशा, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखो अंतःपरासन के कारण जल क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। अंतःपरासन की क्रिया के कारण कोशिका के अंदर जल जा रहा है। ठीक, जैसे जैसे जल इस कोशिका के अंदर जाएगा इसके जीव द्रव्य का आयतन बढ़ेगा या कोशिका स्फीत होती जाएगी, फूलती जाएगी। तो इस कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर एक दाब लगेगा जिसको हमने क्या कहा था, स्फीति दाब, जो अंदर से बाहर की ओर था। ठीक, अब देखो ये कोशिका झिल्ली क्या कर रही है, कोशिका भित्ति पर अंदर से बाहर की ओर एक दाब लगा रही है जिसको हमने क्या कहा, स्फीति दाब। अब मान लो जैसे जैसे कोशिका में जल अंदर जाता जाएगा तो शोर स्फीति दाब का मान बढ़ता जाएगा। अब स्फीति दाब जैसे 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 मान लो उदाहरण के लिए देखो, मान लो हम किसी गुब्बारे में हवा भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं। हवा भर रहे हैं तो गुब्बारा क्या होगा, फूलने लगेगा। फूलेगा मतलब स्फीत होने लगेगा। तो गुब्बारा फूलने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब गुब्बारा क्या होगा, फट जाएगा। फट जाता है ना। अगर हवा आवश्यकता से अधिक गुब्बारे के अंदर हो जाएगी तो गुब्बारा क्या होगा, फट जाएगा। इसी प्रकार से जैसे जैसे कोशिका के अंदर जल जाता जाएगा, कोशिका क्या हो रही है, स्फीत हो रही है। स्फीत मतलब फूल रही है। तो कोशिका को भी फटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोशिका नहीं फटती है।
अगर मान लो कोशिका फट जाएगी तो कोई जीवित ही नहीं रहेगा, कोई प्लांट जीवित नहीं रहेगा। तो फिर क्या होता है भाई, क्यों नहीं फटती है? तो देखो क्यों नहीं फटती। जैसे जैसे जल अंतःप्राशन के द्वारा अंदर जाएगा, कोशिका फूलेगी, स्फीति दाब बढ़ेगा। कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर लगाया गया दाब, अंदर से बाहर की ओर लगाया गया दाब, अब केंद्रीय दिशा में लगाया गया दाब बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा। तो फिर ये कोशिका भित्ति चुप थोड़ी ना बैठेगी भाई, कोशिका भित्ति चुपचाप नहीं बैठेगी, ये भी क्या करेगी, ये भी इस कोशिका झिल्ली पर बाहर से अंदर की ओर, ये कोशिका भित्ति बाहर से अंदर की ओर इस दिशा में, देखो ये वाला जो दाब है कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर स्फीत दाब लग रहा है। कौन सा दाब? स्फीत दाब या स्फीति दाब। तो इस स्फीति दाब के उत्तर में या जवाब में कोशिका भित्ति भी क्या करेगी, इस कोशिका झिल्ली पर बाहर से अंदर की ओर यानी अभिकेंद्रीय दिशा में एक दाब लगाएगी। ये इसको बोलते हैं भित्ति दाब। क्या बोलते हैं? भित्ति दाब। तो भित्ति दाब क्या होता है? कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका झिल्ली पर बाहर से अंदर की ओर यानी अभिकेंद्रीय दिशा में लगाया गया दाब क्या कहलाता है? भित्ति दाब कहलाता है। तो भित्ति दाब हमेशा बाहर से अंदर की ओर होगा, अभिकेंद्रीय दिशा में, और ये किसके बराबर होगा? स्फीति दाब के बराबर। जब ये भित्ति दाब स्फीति दाब के बराबर हो जाएगा तो दोनों दाब का मान बराबर होने के कारण कोशिका फटेगी नहीं, वैसी की वैसी बनी रहेगी। कोशिका क्या नहीं होगी? फटेगी नहीं, और वैसी की वैसी क्या होगी? बनी रहेगी। यही कारण है कि लगातार जल के अवशोषण करने के बाद भी कोशिका फटती नहीं है। क्यों? क्योंकि भित्ति दाब स्फीति दाब को कंट्रोल कर देता है और दोनों दाब का मान बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। कोशिका झिल्ली तो कोशिका भित्ति पर अंदर से बाहर की ओर दाब लगाएगी और कोशिका भित्ति जो होगी बाहर से अंदर की ओर दाब लगाएगी। तो दोनों दाब WP, कौन सा दाब? WP मतलब वाल प्रेशर भित्ति दाब बराबर होता है किसके? TP के, स्फीति दाब के। तो भित्ति दाब और स्फीति दाब हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका झिल्ली पर जो दाब लगेगा वो क्या कहलाएगा? भित्ति दाब। जो किसके बराबर होगा? TP स्फीति दाब या टर्गर प्रेशर के बराबर होगा। तो पादप कोशिका की स्फीति अवस्था में मतलब फूली हुई अवस्था में कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका द्रव्य पर, भाई कोशिका झिल्ली पर लग रहा है तो मतलब कोशिका द्रव्य पर भी लग रहा है, वो कोशिका झिल्ली या कोशिका द्रव्य पर, आप कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हो। यहाँ भित्ति दाब जो है कोशिका भित्ति के द्वारा बाहर से अंदर की ओर कोशिका झिल्ली पर या कोशिका द्रव्य पर लगाया गया जो दाब होगा या लगने वाला जो दाब होगा वही क्या कहलाएगा? भित्ति दाब कहलाएगा। और भित्ति दाब जो होता है वो स्फीति दाब के क्या होता है? विपरीत होता है, लेकिन बराबर होता है। दोनों दाबों का मान हमेशा कैसा होगा? बराबर होगा। और पूर्ण स्फीत कोशिका जो होगी उसमें TP और WP जो होगा यानी टर्गर प्रेशर और ये वाल प्रेशर जो होगा, स्फीति दाब और भित्ति दाब जो होगा, उनका मान जो होगा अधिकतम होगा किसमें? स्फीति कोशिका में या फूली हुई कोशिका में, जो OP के बराबर होगा। OP मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। तो OP, TP और WP कैसे होंगे? स्फीति कोशिका में बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो ध्यान रखना WP जो होता है, भित्ति दाब जो होता है, ये कोशिका की स्फीति अवस्था में कोशिका को फटने से बचाता है। स्फीति दाब जो होता है कोशिका की स्फीति अवस्था में कोशिका को फटने से क्या करता है? बचाता है। ठीक। अब इसके बाद में आपको वापस रिजॉइन होना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ये स्फीति